इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इससे पहले की वीडियो की बात करते हैं, जहां हमने बात करी है कि एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, पैतृक संपत्ति में अपना बंटवारा कैसे करते हैं, और हमने 4 तरीके जाने जिससे हम अपनी पैतृक संपत्ति को बंटवारा करवा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएं इस वीडियो से और आप जान पाएं कि किस तरह आप अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करवा सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो याद है तो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बोला था कि हम एक ऐसा तरीके की बात करेंगे जिसमें आपकी लाखों या करोड़ों रुपए की स्टैंप ड्यूटी बच सकती है और आप स्टैंप ड्यूटी बचाकर अपने फैमिली सेटलमेंट को करवा के अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा यानी पार्टीशन करवा सकते हैं। अब वो तरीका क्या है, कैसे कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या इस पे गाइडलाइन है, वो जानेंगे आज हम इस खास वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील भाई नमन मनोहत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको करता है जागरूक डेली लीगल कानून अपडेट से। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। पैतृक संपत्ति में बंटवारा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो होता है फैमिली सेटलमेंट को ड्राफ्ट करना, और उसे इस तरीके से ड्राफ्ट करना ताकि आप ये शो कर पाएं कि आप आपस में सारे भाई बहन या जो भी रिलेटिव हैं वो मिलकर आपसी सहमति से आपस में लिख के एक राजीनामा लिख रहे हैं या आपसी समझौता कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई लिटिगेशन या कोई डिस्प्यूट ना आए। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये तरीका क्यों लाया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कुछ हम इस तरीके से ड्राफ्ट करें या कुछ समझौता या राजीनामा करें जिससे फ्यूचर में पारिवारिक रिश्तों में कोई दरार ना आए तो वो सेटलमेंट सबसे बढ़िया होता है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई बार अपने जजमेंट में बार बार इसको कहा है कि आप इस तरह का सेटलमेंट करिए। अगर आप इस तरह का सेटलमेंट करेंगे तो उस पर स्टैंप ड्यूटी आपको नहीं देनी पड़ेगी, और उस सेटलमेंट को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जिसमें हमें ड्राफ्ट करना पड़ता है हमारे सारे पार्टीशन के बारे में। लेकिन उसको ड्राफ्ट करने का एक इंटेंशन होता है कि फ्यूचर में कोई फैमिली में डिस्प्यूट ना आए, और अगर आप उसको इस तरीके से ड्राफ्ट कर रहे हैं और उन बातों को ध्यान रखना है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने बोला है, तो आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं उस जजमेंट की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रविंद्र कौर वर्सेस मंजीत कौर में इस बात को बहुत क्लियर कर दिया है और ये कहा है कि अगर आप अपने फैमिली पार्टीशन को लेके अगर मेमोरेंडम को ड्राफ्ट करते हैं यानी उस फैमिली सेटलमेंट को ड्राफ्ट करते हैं तो आपको किसी भी तरह की स्टैंप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। एक फैमिली ने अपना मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया और वो इसलिए किया और उसका उद्देश्य यही था कि फ्यूचर में हम लोगों में आपसी रिश्ते बने रहें, तनातनी ना हो, और इस उद्देश्य से उन्होंने जब ड्राफ्ट किया तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ये इशू उठा कि क्या आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। और जब मैटर वहां से सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पुराने जजमेंट्स का हवाला देते हुए बोला कि क्योंकि ये जो सेटलमेंट डीड है वो इस उद्देश्य से बनाई गई है कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, और ये मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट है तो इस पे आपको किसी भी तरह की स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगेन इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आप इस तरीके से सेटलमेंट डीड बनाएंगे तो आपको कुछ भी तरह की गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी है। अब बात आती है इसको ड्राफ्ट कैसे करें। ड्राफ्ट करने का वही तरीका जिस तरह से आप पार्टीशन लिखते हैं, बस आपको इसका इंटेंशन पता होना चाहिए कि इसमें आपको बार बार ये लिखना है, या आप शुरुआत में लिख सकते हैं कि हम इसको इसलिए ड्राफ्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई रिश्तों में दरार ना आए, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। और आपस में हमने ओरल बात करी थी, हमने ये सोचा था कि हम इसका ये हिस्सा देंगे, लेकिन हम इसको लिख रहे हैं ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना आए, और आप इस तरीके से सबका अपना अपना हिस्सा और हक आप उसमें दे सकते हैं। इस पे भी आपको हर पेज पे हर पक्ष के साइन कराने हैं, थंब इंप्रेशन लेने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि लॉ स्टॉपर लगता है कि अगर आपने साइन या कहीं थंब इंप्रेशन दे दिया है तो आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। इसलिए उन सबके आप साइन और सबके थंब इंप्रेशन ले लें, और आपको लगता है कि जो उनकी अगली पीढ़ी है जो फ्यूचर में डिस्प्यूट कर सकती है तो आप उनके साइन उनके थंब इंप्रेशन एज ए गवाह के रूप में ले सकते हैं ताकि वो भी फ्यूचर में नहीं पलटे। अब अगर आप उसको इस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं तो वो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट सब पे बाइंडिंग होगा, और उसके लिए आपको कोई भी स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी और आप कोर्ट में जाके उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट बात की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको ड्राफ्ट करते समय ध्यान रखने को बोला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को बहुत साफ कहा है और कहा है कि ये जो एग्रीमेंट होगा या जो आप फैमिली सेटलमेंट बना रहे हैं उसमें वॉलंटरीनेस दिखनी चाहिए, आपकी इच्छा दिखनी चाहिए, ना कि कोई फ्रॉड या कहीं पे कोर्जन होना चाहिए। यानी अगर आप किसी को दबाव में लिखवा रहे हैं किसी से, या फ्यूचर में ये बात आती है कि दबाव में डरा धमका के लिखाया गया है, तो उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। यानी आपको ये लिखाना पड़ेगा कि हम सभी पक्षकार होशो आवास में ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में निस्तारण कर रहे हैं। इसलिए आपका वॉलंटरीनेस दिखाना इसमें बहुत जरूरी है, जो कि इस डीड
का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस एग्रीमेंट में बोनाफाइडनेस दिखाना पड़ेगा, ना कि आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टैम्प ड्यूटी बचानी है इसलिए हम इस तरह का एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ बोनाफाइड दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में परिवार वाले आपस में मिलजुल के रहें, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमने ऑरली डिस्कस किया है हम उसको लिख लें ताकि हमारे घर में कोई डिस्प्यूट ना हो। अगर आप इस इंटेंशन को क्लियर करेंगे तो ही आप पे स्टैम्प ड्यूटी पेएबल नहीं होगी, अदरवाइज स्टैम्प ड्यूटी इसमें पेएबल हो सकती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे स्टैम्प ड्यूटी बचा के अपना मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट ड्राफ्ट करवा सकते हैं ताकि हमें बेस्ट तरीके से उसका रिजल्ट मिल जाए। अब आपको यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है कि आपको ड्राफ्टिंग को बहुत अच्छे से करना है ताकि अगर छोटा सा भी अगर कोई डिफेक्ट रह गया या छोटी सी भी कोई गलती रह गई तो वो फ्यूचर में लिटिगेशन में आ जाएगी, और एक बार कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन में आई तो शायद उसका हट जाना काफी महंगा पड़ता है। अब आपने मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट ड्राफ्ट कर लिया, अब सवाल उठता है कि हम अपना हिस्सा कैसे लें। देखिए वो जो सेटलमेंट आपके हाथ में है उसके बेसिस पे आप कोर्ट में जा सकते हैं और संबंधित कोर्ट में जाके सूट फॉर डिक्लेरेशन डाल सकते हैं कि ये मेरा हिस्सा है और ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि अब ये मेरे हिस्सा मेरे नाम पे चढ़ जाए। देखिए अभी जो आपके नाम पे सेटलमेंट डीड है या जो मेमोरेंडम है वो आपके आपस में है, लेकिन उससे कहीं भी नाम आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो वैसे तो अगर आप चाहें तो आप संबंधित डिपार्टमेंट में जैसे नगर निगम हुआ या म्युनिसिपल हुआ आप उस डीड को लेके जा सकते हैं, बाकी लोगों की एनओसी लेके कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि ये पर्टिकुलर पार्ट मेरे नाम पे कर दें। अगर वो करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कई बार वो इशू क्रिएट करते हैं, तो अगर वो इशू क्रिएट करें तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन डाल सकते हैं कोर्ट में जाकर, और कोर्ट में इस डीड को आधार बनाकर कि क्योंकि ये XYZ सब लोगों ने साइन करके ABC पार्ट को डिवाइड कर दिया है और ये A पार्ट मेरे नाम पर आया है, तो अब मैं ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये पार्ट मेरे नाम पे है। तो कोर्ट आप पे उसको डिक्री दे देगा और उस डिक्री के बेसिस पे आप संबंधित नगर निगम या म्युनिसिपल काउंसिल में जाके अपना नाम को ट्रांसफर भी करा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना पर्टिकुलर हिस्सा लेते हैं। अब हम बात कर चुके हैं इसमें कि कैसे हम स्टैम्प ड्यूटी बचाएं। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या क्या तरीके होते हैं। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन सूट कोर्ट में कैसे डालें। ये तो डीड तब बनती है जब आपके आपस में रजामंदी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा चाचा ताऊ जी कोई भी हैं वो शायद आपकी बात से नहीं माने, वो कहें कि हम आपको हिस्सा नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में कैसे सूट फॉर पार्टीशन डालना है वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।